हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। गर्मी की छुट्टियां कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास छठी क्लास के इतिहास में हम लोग हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन, और इसमें आज हम लोग पहला ही पाठ पढ़ेंगे। और पहला पाठ आपका रहेगा, क्या है आज का पहला पाठ, देखते हैं। और ये है पहला पाठ है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था और इतिहास जानने के स्रोत। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इतिहास जानने के स्रोत में क्या है, देखते हैं। आज लिखा हुआ है, परिवार की पुरानी बातें दादा दादी और परिवार की पुरानी बातें दादा दादी नाना नानी की बातों से जानते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं टीवी रेडियो से भी हमें जानकारी मिलती है। सोचो, अगर हमें आज से हजारों वर्ष पहले के लोगों के रहन सहन के बारे में जानना हो तो हम कैसे जानेंगे। हम लोग तो देखते हैं कैसे हम लोग जानते हैं उसके बारे में। हजारों वर्ष पहले, कब हजारों वर्ष पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। यानी प्राचीन काल के लोगों के बारे में जानने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। और इतिहास को लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इतिहासकार कौन, इतिहासकार अतीत का मतलब होता है यानी पूर्व में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यानी प्राचीन काल की से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। अब यहाँ कह रहा है इतिहास क्या है, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। इतिहास क्या है, यानी जिस समय की घटना का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के लोगों को समझने और जानने का क्या है, एक साधन है। कैसे पता लगाते हैं, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे उन लोगों के बारे में जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। तो कह रहा है, अतीत में एक ऐसा भी युग था। अतीत का मतलब है यानी पूर्व में, जब लोग लिखना नहीं जानते थे। क्या था, लोग लिखना नहीं जानते थे। उन लोगों के जीवन के विषय में हमें जानकारी उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं जैसे क्या, मिट्टी के बर्तन, खिलौने, हथियार, औजार द्वारा मिलती है। प्रायः इन वस्तुओं को पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं, अब इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा पुरातत्व, तो पुरातत्व पढ़ लेते हैं। मतलब प्राचीन काल में, कब, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। और इसका अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। यानी प्राचीन काल में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जो खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होती हैं,
उन वस्तुओं को, और जो पुराने प्राचीन काल की मंदिरें या भवन इमारत जो बने हुए हैं, या बौद्ध धर्म में जैसे स्तूप विहार वगैरह ये सब जो बने हुए हैं, इनके जो अवशेषों का अध्ययन होता है वो कहलाता है पुरातत्व। और इनका जो पुरातत्व का अध्ययन जो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। तो पुरातत्ववेत्ता जमीन के अंदर से, कहाँ से? जमीन के अंदर से खोद कर प्राप्त करते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? यानी जमीन के अंदर से खोद करके ये सब वस्तुएं प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, ये वस्तुएं ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समझ गए कि नहीं समझे? ये वस्तुएं क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। अतीत को कितने भागों में बांटा है इतिहासकारों ने? 3 भागों में बांटा है। 3। वह समय, अब ध्यान दो यहाँ पर, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जैसे कि पाषाण काल। अब देखो, पाषाण काल के बारे में हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। समझ गए कि नहीं? उनके, अब ये रहा, देखो जैसे ये पाषाण काल है। अब पाषाण काल के बारे में हमें कोई लिखित सामग्री नहीं है। ये देखो, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर, यानी पत्थरों से जो निर्मित है, इन्हीं के आधार पर हम उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इतिहासकार या पुरातत्ववेत्ता इसका अध्ययन करते हैं और फिर उसको एक कहानी के रूप में इतिहासकार जो लिखते हैं, वही हमें उसी से क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है यहाँ पर। समझ गए? तो ये रहा आपका। तो 1 मिनट थोड़ा सा। अब वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं, किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी उनकी एक लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी वह किस भाषा में लिखी गई है यह हमें ज्ञान नहीं है। उस भाषा को पढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन अभी सफलता नहीं मिली है। तो उस समय की जो घटनाओं का वर्णन किया गया वह आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किया गया। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। समझ गए? तो अब देखते हैं, इसी प्रकार जिस काल या समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी प्राप्त होती है उसे पढ़ा भी जा सकता है। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल में तो लिखित सामग्री प्राप्त हो रही थी, उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? इस प्रकार जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा जा सकता है, उस काल या समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिस काल की जानकारी हमें लिखित सामग्री के रूप में प्राप्त हुई और उसे हम पढ़ करके उसके उन घटनाओं का, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई वह क्या कहलाया? ऐतिहासिक काल कहलाया।
अब आगे देखते हैं, जैसे कि क्या ऐतिहासिक काल में क्या, जैसे ताड़पत्र हो गए आपके, भोजपत्र हो गए, ताम्रपत्र हो गए, स्तंभ लेख हो गए, शिलालेख हो गए, और जो तमाम ग्रंथ हो गए जैसे रामायण, महाभारत, वेद, ये सब जो हैं, इन सब से क्या हुआ, हमें लिखित सामग्री भी मिली और इसको हम पढ़ भी लिए। तो ये काल क्या कहलाया, ऐतिहासिक काल कहलाया। अब यहाँ पर देखेंगे, प्राचीन काल में मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। अब यहाँ पे देखो, कागज जो वर्तमान में आपके कापी किताब वगैरह ये सब है ना, ये कागज, ये तब नहीं हुआ करते थे। उस समय के लोग फिर किस पे लिखते थे, वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, ताड़पत्र क्या होता है, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों। ताड़पत्र यानी ताड़ का एक वृक्ष होता है, ताड़ आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो चलो देख लेते हैं। ताड़पत्र देखो, ध्यान दो, ये रहा ताड़पत्र, ये उसका पेड़ है ताड़पत्र का। तो ये जो पेड़ है, ये देख रहे हो ना, इसी की ये छाल से, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये छाल उधड़ रही है ना, इन्हीं छालों पे लिखा जाता था। ये देखो, ये इन्हीं छालों पे लिखा जाता था। ये जो ये हैं, ये सब, ये इन्हीं सब पर लिखा जाता था। ये देखो, अब इनको देखोगे तो ये अब ये रहा आपका, ये रहा भोजपत्र, ताड़पत्र नहीं भोजपत्र, ये रहा, ये उसी पेड़ से प्राप्त हुआ है। वो भोजपत्र का पेड़ था, अभी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये भोजपत्र है। और ताड़पत्र का देखते हैं, ताड़पत्र, ये रहा ताड़पत्र। ताड़ आप जानते हो, जिससे आप लोग लगभग उत्तर भारत में ताड़ से क्या निकाली जाती है, ताड़ी वगैरह, जो औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है और नशे के रूप में भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। तो ये इसी पे ये लिखावट होती थी। और इसकी लिखावट आपको दिखाऊं, देखो ये जो भोज ताड़पत्रों पे लिखी गई है, ये है देखो, ये ताड़पत्रों पे लिखी गई है ये घटनाएं, इन सब पर ये काफ़ी लंबे समय तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। देखो ये रहा, ये कैसे ताड़ी निकाली जा रही है यहाँ पे देखो, ये लोग, तो इस प्रकार से ये रहा ताड़पत्र। इसी पर क्या करते थे उस समय के लोग, लिखते थे इन सब चीज़ों पर, इन पे यहीं इस पे लिखावट करते थे। तो ध्यान देते हैं, फिर हम लोग वापस चलते हैं अपने पेज पर। तो ये रहा, तो भोजपत्र। ताम्रपत्र क्या होता था, ये तांबे धातु, जो तांबा धातु होती है उस पे लिखा गया लेख जो था, जैसे ताड़पत्र पर लिखा गया है ना, वैसे ही ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। और कभी कभी लेख बड़ी शिलाओं, शिला मतलब पत्थर, स्तंभ यानी स्तंभ, पिलर टाइप का, पत्थरों की दीवारों और मिट्टी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, फलकों, समझ गए कि नहीं, पर भी लिखे जाते थे। जैसे कि सबसे ज़्यादा पत्थरों पे लिखा गया है किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में पत्थरों पर काफ़ी लिखावट की गई। ये देखो अशोककालीन, ये रहा है आपका स्तंभ लेख, ये स्तंभ लेख आपका देख रहे हो ना, इस पे लिखा गया है ये सब घटनाओं का, इन सब पर वर्णन किया उस समय की अशोककालीन शासन व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक जो भी है उस समय की घटनाओं का इन सब चीज़ों में वर्णन किया गया है। ये जो है, तो इस प्रकार से। और
ये रहा शिलालेख। ये समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को। शिलालेख पत्थर की, अब यहाँ पे देखो ताड़पत्र, ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते, ताड़ के पेड़ के क्या चौड़े पत्ते। भोजपत्र यानी भुर्ज नामक पेड़ की छाल, ये कहाँ पाई जाती हैं? हिमालय की चोटियों में, हिमालय के ऊपरी भागों में इसके पेड़ पाए जाते हैं और उनकी छाल पर लिखे जाते हैं। ताम्र मतलब, ताम्र मीन्स होता है तांबा, तांबे के पतले व चपटे टुकड़े पर लिखा जाता था। स्तंभ लेख मतलब पत्थर के खंभों पर लिखे गए लेख, अभी जो आपको मैंने दिखाया। शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे गए लेख, शिलालेख। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग यहाँ और देखते हैं प्राचीन काल के विषय में हमें जानकारी तत्कालीन लेखों से भी प्राप्त होती है। इतिहास जानने के स्रोत साधन इस प्रकार हैं। पहला क्या है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत हम किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख हो गया आपका, यहाँ पर लिखा है यह अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे बताना भूल गया कागज़ के बारे में। तो कागज़ जो है विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर, विश्व में कागज़ जो है सर्वप्रथम कहाँ पर खोजा गया पता है ना? चीन में। कब? 202 ईसा पूर्व में। समझे कि नहीं? और उस समय वहाँ पर किसका शासन था? हान वंश का शासन था। चीन में उस समय हान वंश का शासन था। और किसने किया था उसकी खोज? साई लून। साई लून ने कागज़ का आविष्कार किया गया था। और भारत में कागज़ का प्रयोग कब हुआ? तो भारत में कागज़ का प्रयोग जो है वह ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास। समझ गए कि नहीं? अब भारत में प्रथम कागज़ की मिल कब स्थापित की गई ये भी आप लोग जान लो। तो भारत में प्रथम कागज़ की मिल जो स्थापित की गई वह कब स्थापित की गई? यहाँ पर कश्मीर में, भारत में कश्मीर में। ये भी लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य में ही स्थापित की गई थी। और उस समय वहाँ का शासक था कौन? सुल्तान जैनुल अबादीन। कौन था उस समय शासक वहाँ का? जैनुल अबादीन। जैनुल अबादीन के शासनकाल में। तो यहाँ तक काफ़ी बातें अब आप लोगों को कागज़ के बारे में क्लियर हो गई होगी। और शेष बातें हम आपको क्लास में करेंगे। और तो देखते हैं फिर आगे हम लोग हैं। और ये है आपका, हाँ,
पुरातात्विक स्रोत पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पर अभिलेख। अब अभिलेख के बारे में देखते हैं, ध्यान देते हैं। रुक्मिणदेयी अभिलेख के बारे में यहाँ पे ध्यान देते हैं। यह अशोक के रुक्मिणदेयी का अंश है। ये जो लेख लिखा हुआ है नीचे आपका, ये अशोक के रुक्मिणदेयी अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में, नेपाल से प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर जानते हैं ना, टैक्स। यानी उस समय क्या था, जितने भी राजा हुआ करते थे सभी के आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भू राजस्व, यानी भूमि से जो टैक्स वसूलते थे। उस समय भूमि किसके अंडर में होती थी? राजा के अंडर में, न कि जनता के। राजा जनता को भूमि देता था और उसके बदले में जब उस पर कृषि कार्य किसान करते थे तो उस किसानों से उपज का कुछ भाग जो है राजा टैक्स के रूप में वसूल कर लेता था, जिससे कि राज्य की शासन व्यवस्था या वहाँ की जनता की उस टैक्स से सुरक्षा की जाए और जितने सैनिक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब का वेतन इसी टैक्स से दिया जाता था। तो आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। देखो, ऐतिहासिक स्रोत यहाँ पर फिर कह दिया, ऐतिहासिक। अभी हमने कब कौन कौन से पढ़ा था? नंबर 1 पढ़ा था प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक हम लोगों ने पढ़ा था, प्राक ऐतिहासिक। और दूसरा कौन था? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा जो था वो आपका ये हो गया ऐतिहासिक। यानी ऐतिहासिक अशोक के जो अभिलेख प्राप्त हुए वो क्या हुए? लिखित भी सामग्री प्राप्त हुई थी और क्या हुआ? और उसे पढ़ा भी गया। ये रहे रुक्मिणदेयी का अभिलेख। ये है, देखो, ये अशोक का अभिलेख है, रुक्मिणदेयी अभिलेख। और इसमें देखो कैसे इसमें भाषा का प्रयोग हुआ है। ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग। कह रहा है, देखो, ब्राह्मी लिपि यहाँ पे है और देवनागरी लिपि है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि में दे को कैसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, देख रहे हो ना। और अ को कैसे लिखा गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देखो ये। और गा को कैसे लिखा गया है, यहाँ भी दिया हुआ है। अभिलेखों से क्या क्या जाना जा सकता है? अभिलेखों से उस समय की जो भी घटनाएं, उस पर घटनाओं का वर्णन किया गया है, उन सब की जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। यानी राजा किस प्रवृत्ति का, धार्मिक प्रवृत्ति का था या निरंकुश था, या जनता से कितना टैक्स लेता था, जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य करता था, इन सब का जो भी घटनाएं उस पर उत्कीर्ण की गई होंगी, उन सब की हमें अभिलेखों से क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। अब यहाँ पर आ गया अगला आपका सिक्के एवं मुहरे। अब ध्यान दोगे यहाँ पर, भारत में जो है, थोड़ा सा सिक्के के बारे में जान लो आप लोग। भारत में लगभग 500, कब? 500 ईसा पूर्व, उस समय लगभग क्या था? बुद्ध का समय था, यानी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के समय में धातु का सिक्का जो है वो चलाया गया था। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी सिक्कों का प्रचलन था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी ऐसा माना जाता है कि उस समय भी मुद्रा का प्रचलन था, मुद्रा थी वो, लेकिन वो किसके बने हुए थे? वो मिट्टी के बने हुए थे। उस समय की जो सिक्का था वो किसका बना था? मिट्टी का बना हुआ था।
सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन धातु का सिक्का जो था वो कब बना? 500 ईसा पूर्व में, गौतम बुद्ध के समय में। किसके शासनकाल में? गौतम बुद्ध के समय। उस समय गौतम बुद्ध थे और उस समय उस सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था। आहत सिक्के उस समय, और या आहत या पंचमार्क कहा जाता था। इन सब पर क्या होते थे? पेड़ बने होते थे, मछली बने होते थे, सांड बने होते थे, हाथी बने होते थे, अर्धचंद्र बने होते थे आदि। इस प्रकार से उन पर उत्कीर्ण किया हुआ था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्राप्त सिक्कों में तत्कालीन शासक का नाम तथा उसके समय का पता चलता है। सिक्कों से हमें क्या पता चलता है? उस शासक का नाम पता चलता है और उसके समय का पता चलता है। सिक्के की बनावट से उस समय की कला, यानी सिक्के चौकोर भी बनते हैं, गोल भी बनते हैं और थोड़े खुरदुरे टाइप के उस तरह से भी बनते हैं। तो इससे क्या होती है कि यानी उस समय की कला कितनी अच्छी रही होगी, कलाकारी, एक तरह से उसे टेक्नोलॉजी में भी हम देख सकते हैं। तो उस समय की तकनीकी कितनी अच्छी रही होगी और उन सिक्कों पर कितनी बढ़िया से चित्र, यानी जो कला, यानी जो ये देखो इसमें जो चित्र बना हुआ है, इसमें देख रहे हो ना, इसमें एक घोड़ा है, उस पर एक व्यक्ति को बैठाया गया, तो ये क्या है? ये कलाकारी ही तो है। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों को की धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, यानी सिक्कों की धातु से, यानी उस समय किस धातु का प्रयोग किया जाता था। देखो, प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण जो धातु रही है वह सोना रहा है। सोने के से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राचीन काल में भी होते थे और वर्तमान काल में भी होता है। एक सोना ही ऐसी धातु है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विश्व के किसी भी कोने में हम ले जा करके उसको दे करके उसके बदले में कोई भी हम वस्तु खरीद सकते हैं। या हमारे यहाँ भी अब चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस समय मुद्रा के रूप में जो है डॉलर है, अमेरिकी डॉलर, लेकिन भारतीय मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतनी वैल्यू नहीं रखती है। तो इसलिए जो और भी जैसे तमाम गरीब देश हैं, उन देशों को क्या है, उन देशों को यहाँ पर या विश्व में कहीं भी व्यापार करने के लिए वहाँ की स्वर्ण मुद्रा का जो भंडार होता है उसके द्वारा वह व्यापार खर्च करते हैं। अब हम तो इससे क्या होता है, उस धातु से क्या होती थी? आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती थी। अब देखते हैं गुप्त शासक यानी गुप्त एक वंश था। समझ गए कि नहीं? गुप्त यानी उनके पूर्वज में से किसी के पूर्वजों के नाम या किसी स्थान के आधार पर उसका वंश निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये जितने भी शासक हुए ये अपने नाम के आगे गुप्त लगाते थे। जैसे कुमार गुप्त आ गया, कुमार गुप्त प्रथम। तो कुमार गुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी जिस प्रकार से इस पर सिक्के पर आपने देखा घुड़सवारी करते हुए, तो इससे हम अंदाज़ा क्या लगा रहे हैं कि वह एक अच्छा घुड़सवारी भी कर रहा था। और क्या कर रहा था उस समय? क्या वहाँ पर घोड़े भी रहे होंगे, क्योंकि घोड़े हर जगह तो रहते नहीं हैं। तो इनके पास क्या रहा होगा? घोड़ा भी रहा होगा। यानी एक जानवर की भी वहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और वह एक अच्छा घुड़सवार भी था। तो इस प्रकार से वहाँ के सिक्के से हमें क्या क्या प्राप्त हो गया? एक तो चित्रकारी वहाँ की कला का हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति का भी पता चल गया, और उसके घुड़सवारी, और वहाँ पे एक अलग यानी जानवर घोड़े का भी हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब ये रहा आपका अगला पेज।
यहाँ पे है आपका। अब आ गया यहाँ पर हड़प्पा कालीन। क्या है आपकी? हड़प्पा कालीन। हड़प्पा कालीन मुहरे मेसोपोटामिया से मिली है। अब मेसोपोटामिया कहाँ है? मेसोपोटामिया के बारे में जानते हैं। मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है दो नदियों के बीच का स्थान। और वो दो नदियाँ थी कौन कौन सी? एक थी दजला और एक थी फुरात। दजला फुरात, दजला और फुरात, ये दो नदी थी। इस नदियों के बीच का जो है स्थल, ये क्या था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में जो है, ये इसका प्रमुख भाग जो है वो कहाँ पर है? इराक। इराक आप लोगों ने, इराक यानी एशिया के, यानी भारत के किधर? पश्चिम और उत्तर में। तो दजला फरात नदियों के बीच में यह स्थित था। और मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वर्तमान में इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान। इराक, ध्यान दोगे यहाँ पर थोड़ा सा, इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान, इतने देशों में मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है? फैली हुई है। तो लेकिन अब इस सभ्यता पर इतने देश बस चुके हैं वर्तमान में, यह बहुत पहले की घटना है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, यानी हड़प्पा कालीन मुहरे, मुहरे वही एक तरह से वो भी सिक्के के ही रूप में होती थी, मुद्रा के रूप में उनका प्रचलन होता था वो भी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? हड़प्पा आपके भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित है। तो हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। 1 मिनट, अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को हड़प्पा के बारे में। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखो। अब ध्यान दोगे यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा, ये देखो, ये रहा, ये देख रहे हो ना? ये हड़प्पा को हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा काल जो है इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी, ये देखो सिंधु नदी है ना, ये जो आपकी आई हुई ये सिंधु नदी, ये है, ये सिंधु नदी। ये रहा आपका इधर वाला ये भाग जो है ये भारत का है, ये रही दिल्ली आपकी, है ना। और ये रहा आपका आलमगीरपुर मेरठ में, ये है मेरठ में। कौन सी नदी है यहाँ पर? हिंडन नदी। जानते हो ना हिंडन नदी के बारे में आप लोग? तो हिंडन नदी के, ये रही आपकी हिंडन नदी के पास के किनारे स्थित है ये। और ये है सबसे कौन सा? ये ईस्ट है, और ये कौन सा है? वेस्ट है, और ये कौन सा है? ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है, ये इतनी सभ्यताएं सिंधु घाटी का है। ये सब समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? ये देख रहे हो आप लोग ये सब? तो यहाँ से ये रहा आपका, ये सब इतना है आपका। तो इन सब स्थलों से जो ये था, इसी के इधर पड़ता है आपका क्या? इसी के जस्ट इधर पड़ती है आपकी मेसोपोटामिया। तो यहाँ से जो
यहाँ से सिक्का जो कहाँ प्राप्त हुआ, मेसोपोटामिया में प्राप्त हुआ। तो मेसोपोटामिया से ये जो मुद्रा प्राप्त हुई हड़प्पा के सभ्यता की, तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों का व्यापार हड़प्पा सभ्यता से भी था, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देते हैं। और कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, ये रहा। और ये इसे हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं। ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। और यहाँ पे धौलावीरा एक स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह यहाँ से हड़प्पा कालीन नगर निर्माण यानी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं गुजरात में धौलावीरा से, तो उससे क्या होता है, भवन यानी नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंध यानी जल का निकासी का प्रबंध, कैसे जो नगर बसते हैं तो उसके लिए देखो सीवर लाइन वगैरह जो बिछाई जाती है ना, यानी शहर का पानी कहाँ जाएगा, एक नदियों में या तालाबों में या समुद्र में बहाया जाता है अक्सरतः। तो यानी नगर निर्माण जल निकास यानी बारिश का पानी या और जो नगर के पानी है उसको निकास का कैसे प्रबंध किया गया है, इन सब का कहाँ से, वहाँ से साक्ष्य प्राप्त होता है। अब आगे पर चलते हैं। सारनाथ स्तूप। सारनाथ का जो स्तूप है, ये सारनाथ जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला पड़ता है? वाराणसी जिला। वाराणसी जिला में आपका पड़ता है। वाराणसी के सारनाथ में स्थित इस स्तूप का मतलब होता है, देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा ध्यान दोगे अब आप लोग, स्तूप किसे कहते हैं? ये रहा आपका, ये रहा स्तूप, देख रहे हो? ये पत्थर एवं चट्टानों से निर्मित होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके मरने के बाद उनके अवशेषों को इसमें दफन किया जाता था। तो इसे हम क्या कहते थे? स्तूप। ये सारनाथ का स्तूप है, समझ गए आप लोग? ये सारनाथ का स्तूप है। तो यहीं से हम लोग उसके बारे में, स्तूप सारनाथ का स्तूप है। तो और इसका सारनाथ के स्तूप को हम लोग क्या कहते हैं? धामेक स्तूप कहते हैं। का निर्माण मौर्य वंश पता है ना? तो मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जब गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो वहाँ से आते हैं सारनाथ में, और सारनाथ में आकर के 5 ब्राह्मणों को वो क्या देते हैं, अपना प्रवचन देते हैं। और यहीं से माना जाता है कि बौद्ध धर्म का फिर प्रचार प्रसार होना शुरू हो जाता है। अब हम आते हैं, अब ये हमें हो गया। अभी तक हम लोग किसका कर रहे थे? अब शिलालेख के बाद अब हम लोग के अभिलेख यानी पुरातात्विक स्रोत हो गया। अब क्या हम करेंगे? अब करेंगे हम लोग साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी साहित्य के रूप में जो यानी लिखा गया है। अब साहित्य में क्या, जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथ मतलब यानी कई सारे पन्नों का एक जगह जो समेटा हुआ एक किताब के रूप में जो है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रंथ कहते हैं। से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि की क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है।
यानी उस समय के लोग किस प्रकार के रहते थे, कैसे उनके विचार थे, खान पान उनका क्या था, उनकी धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी, इन सब चीज़ों का उसमें साहित्यिक ग्रंथों में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ताम्रपत्रों पर भी किया गया है। तो ताम्रपत्र के बारे में अभी आप लोगों को बताया ही। ताम्रपत्र, भोजपत्र और ताड़पत्र। भोजपत्र, ताड़पत्र अभी दिखाया आप लोगों को। एक बार और देख लेते हैं। ये रहा, ये देख रहे हो, ये है भोजपत्र का पेड़। और आगे चलते हैं फिर हम लोग। ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ पुस्तक और उनके लेखक और काल का विवरण। देखो, पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन थे और उसका विवरण क्या था। यानी वेद, वेद कितने होते हैं आप लोगों को बताया हूँ मैं क्लास में, 4 वेद होते हैं। कौन होता है? नंबर 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद नंबर 1 क्या होता है आपका? ये पेन भी नहीं चल रही है, हैं? ऋग्वेद। और नंबर 2 क्या होता है? यजुर्वेद। और नंबर 3 कौन सा है? सामवेद। और नंबर 4 कौन सा है? अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो धार्मिक वेद क्या हैं? धार्मिक साहित्य हैं। तो इनसे, ये चारों वेदों से भी जो उनमें वर्णन किया गया है, ये क्या है? ये साहित्यिक ग्रंथ है, ये ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर क्या है आपका? रामायण महाभारत है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं। कौन है रामायण के लेखक? वाल्मीकि हैं। और महाभारत के लेखक वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। ये रहा रामायण के लेखक वेद व्यास, रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास। और इसमें क्या है? महाकाव्य कालीन समाज का वर्णन किया गया है इन दोनों में। यानी दोनों को क्या कहा गया? रामायण महाभारत। भारत में रामायण और महाभारत को महाकाव्य कहा गया है। अब आते हैं जैन और बौद्ध साहित्य। यानी जैन धर्म में जो साहित्य लिखे गए हैं और जो बौद्ध धर्म में साहित्य लिखे गए हैं, तो उन्हें जैन धर्म के साहित्यों को जैन साहित्य कहते हैं और बौद्ध धर्म के संबंधित जो साहित्य हैं उन्हें बौद्ध साहित्य कहते हैं। और जातक कथा भी किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक कथा। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। चूँकि दोनों धर्म से रिलेटेड है, तो समाज और धर्म दोनों एक साथ ही चलेगा। और राजनीतिक व्यवस्था, यानी उस समय के राजा कैसे कैसे शासन था, उन सब के बारे में भी हमें जानकारी होती है। तो ये सब तो रहे धार्मिक साहित्य। ये कौन से रहे? धार्मिक साहित्य। अब धर्मेतर साहित्य, यानी धर्म से अलग होकर के, इसमें एक ग्रंथ है आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र वही चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था। कौन? कौटिल्य या चाणक्य, या एक इनके 9 नाम मानते हैं। एक नाम और भी बहुत प्रचलित है, कौन सा? विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसमें क्या है? मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब अगला ग्रंथ है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। राजतरंगिणी के जो लेखक कल्हड़ हैं, यह कश्मीर के राजा थे। उनके पास कश्मीर में रहते थे और वहीं से ये कई राजाओं के साथ 2-3 राजाओं के शासनकाल में रहे। वहाँ ये कश्मीर के 11वीं 12वीं शताब्दी की जानकारी इससे प्राप्त होती है। समझ गए होंगे अब आप लोग। अब विदेशी यात्राओं का यात्रा विवरण देखो। यहाँ पर विदेशी यानी जो भारत में आए, कौन आए यहाँ पर? जैसे मेगस्थनीज आया, ये यूनानी राजदूत था, यूनान से आया था। मेगस्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से आया था। और इसने कौन सी पुस्तक का लेखन किया था? ये किया था, ये यात्रा वृत्तांत है एक तरह से इन लोगों का। समझ गए आप लोग। इंडिका का इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, जिसका नाम इंडिका पड़ा। और ये चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक है। ये किसके समय में आए? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त यानी मौर्यों के वंश के समय में आए। फिर दूसरे यात्री आए फाहियान। फाहियान ये देखो, ये चीनी यात्री थे, ये चीन से आए थे ये भी। और ये कब आए? गुप्त वंश के शासकों के शासनकाल में। एक है ये भी यात्रा वृत्तांत है। देखो ह्वेनसांग, जिसे स्वैन सांग, ये भी इसकी रचना का नाम है क्या जानते हैं आप लोग? की इसकी पुस्तक का नाम है, ह्वेनसांग की पुस्तक का नाम है। ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और इस समय ये भी चीनी यात्री था। समझ गए आप लोग। तो अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहास पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से अतीत यानी पूर्व की कृषि कैसी, यानी उस समय की कृषि व्यवस्था कैसी थी, पशुपालन व्यवस्था कैसे थे, कामगार एवं शिल्प कैसे थे, काम धंधे कैसे चलते थे, व्यापार कैसे होता था, नाप तौल की इकाइयाँ कैसे थी, लेन देन में कैसे करते थे और टैक्स कैसे राजा वसूलते थे, यानी व्यापारी कर या जो राजस्व कर वगैरह जो था वो आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक तथा राजा प्रजा यानी राजा कैसा था, प्रजा कैसी थी, प्रशासन और सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रकार कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान की मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता यानी धार्मिक विश्वास में उनके क्या आ जाएंगे? देवी देवता, पूजा पाठ, परंपरा यानी जो उन लोगों के जो धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उनमें जो नियम कानून होते थे, और धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ध्यान दोगे जरा सब आप लोग। इतिहास हमें मानव की संस्कृति, उसके धर्म और उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करता है। इतिहास क्या करता है? इतिहास जो है हमें यानी मानव की क्या संस्कृति, उसके धर्म,
उसकी सामाजिक व्यवस्था को जानने और समझने में सहायता करते हैं। इतिहास का अध्ययन अतीत की घटनाओं से वर्तमान और भविष्य यानी आने वाला समय के लिए सबक लेना सिखाता है। इतिहास हमें यह सिखाता है कि हम उन बातों का अनुसरण कैसे करें जिससे समरसता यानी भाईचारा और शांति को बढ़ावा मिल सके। कौन पहले कौन बाद, ध्यान दोगे यहाँ पर एक हेडिंग है इसमें। जब पुरातत्वविद किसी स्थान की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि ये स्तर पहले के हैं और कौन बाद के हैं। इस चित्र को देखिए, देखते हैं इस चित्र में क्या दिया हुआ है, ध्यान दोगे। किसी भी पूरा स्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं, समझ गए कि नहीं, कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं और टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है, यानी बस्ती की ज़मीन क्या होगी, ऊंची होती रहती है। कूड़ा करकट उस पर पड़ता रहेगा तो क्या होगा, वह स्थल तो और ऊंचाई होता चला जाएगा ना। और सैकड़ों साल बाद वहाँ एक क्या बन जाता है, टीला बन जाता है। टीला मतलब ये देख रहे हो ना, ये टीला है। अब यहाँ समझ गए, कभी इस लेवल पर इंसान रहता था लेकिन वहाँ पर कूड़ा करकट पड़ते पड़ते ये धीरे धीरे क्या हो गया, उठता चला गया। सालों के, सैकड़ों सालों के बाद एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला हिस्सा, यानी सबसे निचला हिस्सा कौन सा हो गया, ये चौथा नंबर पर, और सबसे ऊपर सबसे निचला हिस्सा क्या होता है, सबसे पुराना होता है, और उसके बाद के स्तर के युगों के होते हैं। और सबसे नया कौन सा हो गया, ये हो गया नंबर 1। यहाँ पर इंसान था। अब यहाँ से खुदाई जब इसकी होती है तो यहाँ पर आता है, तब इसमें जो सबसे पहले मानव बसा था उन सब चीज़ के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान दोगे। अब यहाँ पे कह रहा है इतिहास की तिथियाँ, थोड़ा सा ध्यान दोगे अब आप लोग। इतिहास में कुछ तिथियाँ ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ तिथियाँ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है क्या, ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। ये ईसा मसीह किसके धर्म के प्रवर्तक थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पूर्व का समय। इसे अंग्रेजी में BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में AD लैटिन भाषा के दो शब्द एनो और डोमिनी से बना है। AD का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, यानी जिस वर्ष में ईसा मसीह जन्म हुए वो वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या AD का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईस्वी, और शॉर्ट में AD का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में ईस्वी और इंग्लिश में AD का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत का क्या है आपको पता है, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। और ये जो ईसा मसीह वाला ये जो कैलेंडर है इसे हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसे कहते हैं।
अब यहाँ पे है, ये भी जान लो थोड़ा सा। अभिलेख, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। उत्कीर्ण किए हुए यानी उस पर लिखा नहीं जाता है, उसे जैसे कि पत्थर पर छेनी और हथौड़ी के माध्यम से उत्कीर्ण किया जाता है, उसी प्रकार से इन धातुओं पर भी, धातु क्या था, ताम्र, जैसे ताम्रपत्र था, तो ताम्रपत्र पर जो लेख लिखा जाता है वह उत्कीर्ण किया जाता है, और पत्थर पर भी जो लेख लिखा जाता है वो उत्कीर्ण किया जाता है। और स्तूप हो गया आपका। स्तूप शब्द का अर्थ है टीला। स्तूप शब्द का अर्थ क्या है, टीला। अभी आपको पीछे में दिखाया ही टीला। प्रायः सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे क्या, दांत, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई सामग्री अथवा सिक्के रखे रहते हैं। समझ गए कि नहीं। पूरा स्थल क्या होता है, वह स्थान जहाँ से खुदाई में या खुदाई से औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष मिलते हैं। प्रायः पूरा स्थल जल स्रोतों यानी जल स्रोतों जैसे क्या, नदी, तालाब, झील, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। मानव आवश्यकता में क्या है भाई, हवा और पानी तो प्रमुख है। बिना पानी के तो इंसान का जीवन संभव है ही नहीं है। तो अक्सरतः आप वर्तमान में भी आप लोग देखोगे तो क्या है, जितने भी बड़े बड़े नगर बसाए गए हैं वो सब कहाँ हैं, नदियों या समुद्रों के किनारे हैं। जैसे आप मुंबई देख लो, समुद्र के किनारे हैं। और जैसे इलाहाबाद आप देख लो, दिल्ली देख लो आप, जमुना नदी के किनारे, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे, वाराणसी जिसे बनारस या काशी कहते हैं वो भी गंगा नदी के किनारे, आपका कानपुर वो भी गंगा नदी के किनारे। यानी विश्व के जितने भी प्रमुख शहर आप लोग पाओगे वो सब क्या है, यानी जल के जहाँ स्रोत है उन्हीं के किनारे ये बसाए गए हैं। तो अक्सरतः वहीं पे ये खुदाई किए गए हैं। तो इस प्रकार से आज का यह पाठ हम लोगों का ख़त्म हुआ, और इसमें मैं पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दिया हुआ हूँ, सभी क्वेश्चन का आंसर भी है, और उसे आप लोग देखोगे। कुछ मैप भी दे रखा हूँ जिससे कि आप लोग जानकारी प्राप्त करोगे। जैसे ये मैप देखो, अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था, इस प्रकार से आप लोग इस सब के बारे में देखो कहाँ तक। हेरात यानी वर्तमान में जो आपके अरबियन कंट्रीज़ में पड़ता है, यहाँ से ले कर के देख रहे हो, ये यहाँ से ले कर के ये सब एकदम, ये देख लो, ये सब क्या था, ये सब भाग जो था ये अशोक के साम्राज्य में था। तो ये सब भी है, इसे भी आप लोग देखोगे और पढ़ोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे। ये है आपका, ये अभिलेख प्राप्ति स्थल है। मौर्य साम्राज्य यानी अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश के उस युग में कहाँ कहाँ से यानी अभिलेख प्राप्त हुए। कंधार, ये सब देख रहे हो ना आप लोग, ये सब देखो। इधर ये देख लो, ये बंगाल की खाड़ी है, ये इधर अरब का सागर है। ये आपको बताया ईस्ट मतलब क्या है, पूरब है ये आपका। और मैं क्लास में बताता ही हूँ, ये आपका क्या है, ये है आपका उत्तर है। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। तो ये उत्तर हो गया। ये नीचे क्या हो गया, ये आपकी दक्षिण। ये आपका क्या हो गया, पश्चिम। तो इस प्रकार से ये आपका रहा। और भी हमने इसमें डाल रखा है तमाम। और ये रहे आपके क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रश्नोत्तर। तो इसे आप लोग देखोगे, ये सब है। मैंने प्रश्न भी सब लिख दिया है। जो डाउट हो उसे आप लोग मैसेज के थ्रू पूछ लेंगे, और जो ना समझ में आए, और ये भी देख लो, ये भी मैंने। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हों या जो प्रश्न हों वो आप लोग मुझे मैसेज के थ्रू बताएंगे,
और उसका समाधान मैं करने की कोशिश